लास्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन पे लाके छोड़ा था और मैंने कहा था ट्राई करना है इसको। आप देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट यूज होगा। इट इज सिंपली बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ, और दूसरा अगर हम अप्लाई करना चाहें तो हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें लेंज लॉ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है। कंडक्टिंग लूप है इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल at a height of 10 centimeter of a height 10 centimeter is kept such that 90 degree is just touching. ठीक है, वायर इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम द लूप, मतलब वायर का जो करंट है वो लूप में नहीं जाएगा, लूप का करंट वायर में नहीं जाएगा। ठीक है, hypotenuse of triangle is parallel to the wire and current in the triangular loop is in counter clockwise direction. तो इस लूप में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और इस करंट का जो रेट ऑफ चेंज है वो हमको दिया हुआ है। तो di by dt इज इक्वल टू 10 एम्पियर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें वायर में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो देखो हम लोगों ने वायर और एक क्लोज लूप का सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था, तो हमको ये मालूम है कि वायर में अगर करंट चेंज होगा तो लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और अगर लूप में करंट चेंज होगा तो वायर में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। मतलब दोनों तरह से ये बातें ट्रू है। और एक बात और बताई थी कि वो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट चाहे वायर में करंट फ्लो करा के लूप से फ्लक्स निकालो या लूप में करंट फ्लो करा के वायर से फ्लक्स निकालो, दोनों ही सिचुएशन में सेम आएगा। अब इस सिचुएशन में अगर लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो लूप का मैग्नेटिक फील्ड लूप के बाहर कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन हमको ये मालूम है कि अगर हमें सिर्फ एम कैलकुलेट करना है तो एम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वायर में करंट फ्लो करा के लूप से फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। तो बस इतना सा ही म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है बस। तो हम क्या करेंगे, वायर में मान लेते हैं कि आई करंट है और ये ट्रायंगुलर लूप हो गया। ठीक है, और इस लूप से हमको फ्लक्स फाइंड करना है। तो लूप से फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि वायर का मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो एलिमेंट ऐसे ही ले लेते हैं, एक्स डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एक स्ट्रिप ले लेते हैं। इस स्ट्रिप का अगर लेंथ लिखेंगे तो ध्यान से देखो 90 डिग्री होने की वजह से क्या ये लेंथ 2x आएगा। ठीक है, और डी फाई अगर लिखें तो डी फाई की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो एरिया की जगह आएगा एल इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2x और इंटू डी एक्स। तो यहाँ से ये 2x कैंसिल ही हो जा रहा है, तो डी फाई की वैल्यू आ रही है यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन पाई और इंटू डी एक्स। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं फ्लक्स निकालने के लिए तो ये 0 से h तक इंटीग्रेट होगा। ये जो 10 सेंटीमीटर है ये h की वैल्यू हो गई, तो ये निकल के आएगा म्यू नॉट h अपॉन पाई। ठीक है, एंड इंटू आई। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये एक तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। तो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, चाहे लूप में करंट हो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वायर क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वायर का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो वो सीधे सीधे बन जाएगा m इंटू डी आई बाई डी टी। तो m की वैल्यू है म्यू नॉट h अपॉन पाई और डी आई बाई डी टी भी हमको दिया हुआ है तो ये 10 है, तो h इंटू डी आई बाई डी टी 1 ही हो जा रहा है, तो ये म्यू नॉट अपॉन पाई वोल्ट्स आ जा रहा है। तो देख लो पहला आंसर तो सही है। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन पढ़ो ध्यान से। अब कह रहा है कि इफ द लूप इज रोटेटेड एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द वायर एंड एडिशनल ईएमएफ विल इंड्यूस्ड। अब जरा अब इतनी बात तुम्हें विजुलाइज करनी पड़ेगी, जो सेकंड पार्ट है कि जब इस लूप को हम वायर के अक्रॉस, वायर के चारों तरफ रोटेट करेंगे तो क्या लगता है, क्या और फील्ड लाइंस चेंज होंगी क्या, या फ्लक्स सेम रहेगा। मेनली फ्लक्स के बारे में सोचना है। लूप अगर वायर के अराउंड घूमेगा ना, मतलब कि इस तरह से घुमा रहे हैं इस लूप को इस वायर के अराउंड इस तरह से, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द लूप सेम ही रहेंगी। तो भाई क्योंकि वायर और लूप हमेशा सेम प्लेन, एक प्लेन बना रहे हैं, तो उस प्लेन में फ्लक्स तो इसी मेथड से निकालेंगे, तो फ्लक्स सेम ही रहेगा। तो ये ऑप्शन फिर से गलत हो जाएगा। और फिर सी ऑप्शन में कह रहा है इंड्यूस्ड करंट इन वायर इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग द हाइपोटेन्यूज। अब ऐसे सोचो कि अगर वायर में करंट
आई इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग होती, वायर में आई करंट इंक्रीजिंग होती, तो ऐसे बोल सकते थे कि इनसाइड गोइंग फ्लक्स इंक्रीजिंग होता। तो अगर इनसाइड गोइंग फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो इस लूप में करंट कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होती? इस पर्टिकुलर केस में अगर हमने जो सेकंड वाला लिया है, तो इस केस में तुम कहोगे कि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था, क्योंकि तभी उसकी फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये जो लूप का करंट इंड्यूस है यानी I2 और I जो है वो सेम डायरेक्शन में है, जबकि क्वेश्चन में लिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। और फिर डी में कह रहा है देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन वायर एंड लूप। अब देखो वायर में I2 इधर है, लेकिन इन दोनों ब्रांचेस में I2 इधर है, तो अब फोर्स किधर लगेगा? तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? जो पास में कंडक्टर है उसका फोर्स डोमिनेट करेगा। तो ध्यान से देखो, तो आई और I2 के बीच में जो फोर्स है, जो पास में है वायर्स, उनका फोर्स डोमिनेट करेगा। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में वायर्स करंट कैरी करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो डी ऑप्शन फिर सही हो जाएगा। तो दो ही ऑप्शन सही है, ए एंड डी। बोलिए। क्लियर है? यस सर। यस बताओ कोई कंफ्यूजन है तो। ऑप्शन आवाज आपकी बेटा क्लियर नहीं आई क्या? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन कह रहे हो? फिर से बोलिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब देखो वायर में इंड्यूस्ड करंट लूप के करंट से हम नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग उल्टा कर रहे हैं। हम लोग वायर में करंट ले रहे हैं और इस वायर का करंट जो है वो इंक्रीजिंग है। अब ये बताओ कि वायर का करंट इंक्रीजिंग है, तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि इधर साइड में जो इन साइड गोइंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीजिंग होगा। अब इन साइड गोइंग मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीजिंग है तो लूप के अंदर करंट कैसा प्रोड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज, जिससे उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ठीक है ना? तो अब जब ये I2 एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इस ब्रांच में करंट और वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो वो क्वेश्चन में अपोजिट का बोल रहा है। ठीक है? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसा कुछ स्पेशल टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन है बस एक तरह से, बाकी फैराडे लॉ ही है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में, और उसको हम लोग बोलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा LC ऑसिलेशंस। LC ऑसिलेशंस। LC ऑसिलेशंस में क्या देखने वाले हैं हम लोग? अब जैसे कि नाम है इसका, एक ऐसे सर्किट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं है और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। हालांकि विदाउट रेजिस्टेंस का सर्किट प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली कोई भी सर्किट आइडियल LC ऑसिलेशन शो नहीं करेगा, बट हम लोग आइडियल केस में इसको स्टडी करते हैं। प्रैक्टिकली क्या होगा, रेजिस्टेंस होने की वजह से धीरे धीरे एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी। अब फिलहाल ये जो सर्किट है, सपोज इसमें इनिशियली एक स्विच लगा देते हैं और मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे, मतलब स्विच क्लोज करने से पहले ऑलरेडी इस कैपेसिटर पे पहले से कुछ चार्ज है। इनिशियली एनर्जी तो कुछ देनी पड़ेगी, तो कैपेसिटर को चार्ज कनेक्ट करते हैं। तो एक चार्ज कैपेसिटर को हमने एक इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करना है और स्विच को हम लोग क्लोज कर रहे हैं एट t इक्वल टू 0। ठीक है? तो लेट से स्टडी करते हैं इसको आफ्टर अ टाइम t। तो t टाइम के बाद क्या होगा, तो सर्किट रीड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि आफ्टर टाइम t सर्किट में जो करंट है वो I है, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होने लगेगा, और कैपेसिटर के ऊपर जो रिमेनिंग चार्ज है
उसको हम लोग स्मॉल क्यू ले लेते हैं। एक बात का ध्यान देना, रिमेनिंग चार्ज हम लोगों ने स्मॉल क्यू लिया है। तो जरा बताओगे कि चार्ज फ्लोन इन दी सर्किट कितना होगा? चार्ज फ्लोन थ्रू दी वायर, जो एरो मैंने दिखाया है, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो ये हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो करंट होगी ना सर्किट में, करंट को जब हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसमें डी बाई डी टी ऑफ क्यू माइनस क्यू करना होगा। इट इज ऑलवेज डेरिवेटिव ऑफ चार्ज फ्लोन इन दी सर्किट। तो क्या होगा कि कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है, तो ये माइनस डी क्यू बाई डी टी आएगा। तो माइनस साइन का कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले बता दे रहा हूँ। ठीक, अब जरा इसमें केवीएल लगाते हैं। केवीएल बोलो या मॉडिफाइड केवीएल, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनाएगी? इसी लूप में घूमते हैं, इसी डायरेक्शन में, क्या आएगा? तो देखो एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और कैपेसिटर पे हम लोग पहुंचेंगे निगेटिव प्लेट से, तो निगेटिव प्लेट से पहुंच रहे हैं तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ क्यू बाई सी इक्वल टू 0। अच्छा, डी आई बाई डी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई अगर हमको पता है, इक्वेशन 1। तो डी आई बाई डी टी माइनस डी टू क्यू अपॉन डी टी टू आएगा। ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी टू क्यू अपॉन डी टी टू एंड माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम रीअरेंज करके लिखें तो ये बन जाएगा डी टू क्यू अपॉन डी टी टू एंड प्लस क्यू अपॉन एल सी एंड प्लस क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू 0। तो जरा ये बताओ कि ये जो इक्वेशन हमको मिली है, ये क्या कुछ जानी पहचानी इक्वेशन है? तो भाई ये कोई जानी पहचानी डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये एसएचएम का इक्वेशन है। और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, लिखते जाओ, अबव इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे इसका मतलब ये है, इट मीन्स चार्ज Q oscillates sinusoidally in the circuit. ठीक है। तो Q का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो Q को हम लोग लिख सकते हैं a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो a की जगह तो Q कैपिटल Q डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि स्मॉल q की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल Q के ही इक्वल है, ठीक। और इनटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। अब यहाँ ओमेगा भी बता सकते हैं हम लोग इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से, क्योंकि इस Q के साथ जो प्रोडक्ट में आ रहा है ये बेसिकली ओमेगा स्क्वायर होता है, याद है ना। तो ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 1 अपॉन रूट एल सी। और इसी वजह से इसको हम लोग एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं। हेडिंग एलसी ऑसिलेशन इसीलिए डाला है क्योंकि थियोरेटिकली क्या है, थियोरेटिकली सर्किट में एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस। तो कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है। अभी एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है अगर, तो इसका मतलब है टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। और वो टोटल एनर्जी कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में एक तरह से ऑसिलेट हो रही है। टोटल एनर्जी कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में ऑसिलेट हो रही है, तो इसीलिए इस सर्किट का नाम है एलसी ऑसिलेशंस। अब हमारे सामने बचा ये फाई निकालने के लिए। फाई बेसिकली इनिशियल सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि इनिशियली चार्ज मैक्सिमम है या फिर, मतलब साइनोसॉइडल का मतलब है कि साइन का कर्व है। अब वो साइन का कर्व मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, मिनिमम से स्टार्ट होगा, वो इनिशियल सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में क्या फाई की वैल्यू 90 डिग्री बनेगी? क्यों बनेगी, नहीं बनेगी? इसे बोल सकते हैं बिकॉज t इक्वल टू 0 q इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वाला जो कर्व है वो cos का ही होता है। तो फाइनली हमको कैपिटल Q मिल गया, स्मॉल q मिल गया, q cos ओमेगा t, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज। और अगर हमें करंट चाहिए हो, करंट की वैल्यू है इस पर्टिकुलर सर्किट में माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी। तो ये आ जाएगी क्यू ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये करंट का वैल्यू हो गया। और क्यू ओमेगा एक तरह से करंट का पीक वैल्यू हो गया, ये
एक बार देख लो ध्यान से बस, मेन बातें तो यही है, चार्ज एज वेल एज करंट दोनों ही इस सर्किट में साइनोसॉइडली वेरी कर रहे हैं। मतलब वो कह रहा है कि पहले धीरे धीरे चार्ज कम हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है तो करंट इंक्रीज हो रही है, फिर करंट मैक्सिमम हो जा रही है तो चार्ज जीरो हो जा रहा है, फिर करंट धीरे धीरे कम होगी तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और यही प्रोसेस चल रहा है जस्ट लाइक एसएचएम। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखने वाला है कि जो मैक्सिमम करंट है वो चार्ज पे कैसे डिपेंड कर रही है, मैक्सिमम चार्ज और मैक्सिमम करंट के बीच में क्या रिलेशन है। एक तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, एनर्जी में फिर हम निकाल के देख सकते हैं, जैसे कैपेसिटर की जो एनर्जी है किसी भी टाइम पे वो होगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी। ये बनेगा कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई टू सी एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और इंडक्टर की एनर्जी अगर हम लोग लिखें किसी भी टाइम पे तो ये होगी हाफ एल आई स्क्वायर। ये बनेगी हाफ एल आई स्क्वायर का मतलब है क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखोगे एल सी, वन अपॉन एल सी, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर तुम कैपेसिटर एनर्जी और इंडक्टर एनर्जी को ऐड करोगे तो ये क्यू स्क्वायर बाई टू सी आ जाएगी, यानी एक तरह से कांस्टेंट। इसको तुम ठीक उसी तरह से विजुलाइज कर सकते हो कि जैसे किसी स्प्रिंग मास सिस्टम जब ऑसिलेट होता है, याद रखने के पर्पज से बता दे रहा हूँ, स्प्रिंग मास सिस्टम जब ऑसिलेट होता है तो क्या इसमें ये बोल सकते हैं कि इसका जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब ये मीन पोजीशन पे आता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल जीरो हो जाता है, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, काइनेटिक जीरो हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से इस पर्टिकुलर सर्किट में कैपेसिटर एनर्जी और इंडक्टर एनर्जी ऑसिलेट हो रहे हैं इन द सेम वे। बस ये कि वहां पे ओमेगा लिखते हैं अंडर रूट के बाई एम, यहाँ का ओमेगा है वन अपॉन रूट एल सी। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन तो बस वही है कि एसएचएम अगर अच्छे से क्लियर है तो इस बहुत डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन बनेगा तो एसएचएम इन्वॉल्व करके बनेगा, बाकी बेसिक बातें बस इतनी सी है। ठीक है ना, ग्राफ चाहो तो एक बार और बना लो तो आइडिया रहेगा, नोट कर लो अगर नोट नहीं किया है तो। ठीक है, ग्राफ इसमें एक दो है वो बना के देख लो, ग्राफ इन्हीं के बेसिकली चार्ज का करंट का। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हैं कि जो चार्ज का ग्राफ बनेगा, चार्ज का ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा। क्यू कॉस का ग्राफ है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल क्यू है और इधर हो गया टाइम। अच्छा, ये टाइम कौन कौन से होंगे ये जरूर थोड़ा सा ध्यान रखो, क्वेश्चन इन्हीं सब पे बन सकते हैं छोटे बड़े। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल टाइम जो है मतलब टाइम पीरियड जो है वो टू पाई बाई ओमेगा है, और ओमेगा की वैल्यू रूट एल सी है, तो ये वैल्यू है टू पाई रूट एल सी। तो ये वैल्यू है टी बाई फोर, ये वैल्यू हो जाएगी थ्री टी बाई फोर, ये वैल्यू हो जाएगी फाइव टी बाई फोर एंड सो ऑन। ठीक है, करंट का कर्व अगर देखें तो करंट का कर्व जो है वो साइन का कर्व बनेगा। तो साइन का कर्व कुछ इस तरह से रहेगा। हाँ, नॉर्मल ग्राफ ही है, कुछ और नहीं है।
करंट, बट करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आई नॉट है, और आई नॉट को हम लोग लिख रहे हैं क्यू ओमेगा, ठीक है। और ये वैल्यूज जो है टाइम वाली, इस केस में ये 0 है, ये t/2 है, ये t है, ये 3t/2 है, 2t है, एंड सो ऑन। करंट हो गया, चार्ज हो गया, देन कैपेसिटर एनर्जी एंड इंडक्टर एनर्जी। तो कैपेसिटर एनर्जी एंड इंडक्टर एनर्जी, इन दोनों का जो कर्व होगा वो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाला कर्व है। ठीक है, तो अगर हम इंडक्टर एनर्जी लिखते हैं पहले, तो वो साइन स्क्वायर का फंक्शन होगा। साइन स्क्वायर का फंक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, और कैपेसिटर एनर्जी कॉस स्क्वायर का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं है ध्यान रखने वाला, बस इतनी बातें हैं। क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट ये करके देख लो, सारी बातें ऑलमोस्ट यूज हो गई हैं। देखो करो इसको ट्राई। इसके पहले पार्ट में सर्किट में क्योंकि दो ही एलिमेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं किसी भी टाइम पे Q/C की वैल्यू L di/dt के इक्वल होगी। तो अगर हम लोग di/dt निकालें तो di/dt को लिख सकते हैं Q/LC। अब L रहा है ये 2 मिली हेनरी, C रहा है ये 5 माइक्रोफेरेड, और कैपिटल Q ये रहा 200 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से निकाल लो di/dt कितना आता है, 10⁴ आ रहा है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. 10⁴ SI यूनिट्स में एम्पियर पर सेकेंड। फिर बी पार्ट में अगर Q की वैल्यू मैक्सिमम है तो हम तो डायरेक्टली बोल सकते हैं, कुछ कैलकुलेट ही करना है कि I उस केस में 0 होगा। फिर सी पार्ट में I की मैक्सिमम वैल्यू, तो I की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी कैपिटल Q इंटू ओमेगा। तो कैपिटल Q हमको मालूम है, ओमेगा की वैल्यू है 1/√LC। तो ये और कैलकुलेट करो कितना आता है, I मैक्सिमम कितना आता है, 2 एम्पियर लिखा हुआ है इसलिए आंसर Yes. 2 एम्पियर ही है। ठीक, और डी पार्ट में कह रहा है कि व्हेन I इज इक्वल टू 1/2 ऑफ मैक्सिमम, यानी कहने का मतलब है कि I की वैल्यू I मैक्सिमम बाई 2 है। तो देखो ऐसे बोल सकते हैं कि I का फंक्शन सपोज अगर मान लो कि साइन का है फॉर एग्जांपल, तो इसको लिखते हैं ना I मैक्स साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 आई है। तो अगर साइन ओमेगा टी 1/2 है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो कॉस ओमेगा टी उस इंस्टेंट पे क्या √3/2 होगा। तो स्मॉल q की वैल्यू बन जाएगी कैपिटल Q कॉस ओमेगा टी। तो ये आ जाएगा कैपिटल Q इंटू √3/2।
ये आ जा रहा होगा 100√3 माइक्रोकूलम। बोलो। Yes. Yes, sir. ठीक है, Yes. और इसमें एलसी ऑसिलेशन में और कुछ नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसी ईएमआई चैप्टर से ही जुड़ा हुआ चैप्टर है वैसे तो, बट एचसीवी में अलग चैप्टर है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करेंट्स। ऑल्टरनेटिंग करेंट्स। अच्छा, अभी तक जितने भी सर्किट हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, ध्यान से समझना इस चैप्टर में क्या डिफरेंस होने वाला है। अभी तक जितने भी सर्किट्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं उसको हम लोग डीसी सर्किट्स बोलते थे। डीसी सर्किट मतलब ऐसे सर्किट जिसमें हम लोग बैटरी का यूज करते हैं, और बैटरी की खास बात यह है कि बैटरी मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड थ्रू इट। ठीक है, कनेक्टेड टू इट। और ये जो अब आगे हम लोग करने वाले हैं इनको हम लोग बोलेंगे एसी सर्किट्स। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि एसी और डीसी क्या है, अलग अलग क्या है। तो देखो, एसी बेसिकली वो वोल्टेज सोर्स होगा जो प्रैक्टिकली हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, बाई रोटेटिंग दी ऑल्टरनेटर, बाई रोटेटिंग दी डायनामो, जो भी नाम दो उसको। बट बेसिकली ये है क्या, ये हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी तो वहीं पे बताया था कि इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसी जनरेशन। मतलब हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, ऐसे समझो, वो सप्लाई कहीं ना कहीं तो थर्मल पावर प्लांट में या जो भी पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट में प्रोड्यूस हो रही है। तो उस पावर प्लांट में हो क्या रहा है कि उस पावर प्लांट में एक मैग्नेट या फिर एक कॉइल, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, या तो मैग्नेट होगा, या तो मैग्नेट रोटेट कर रहा होगा, या कॉइल रोटेट कर रही होगी। तो वो ओमेगा से रोटेट हो रही है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और रोटेट होने की वजह से उसका जो फ्लक्स है किसी भी टाइम पे, उस फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी। तो उस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो ये वैल्यू आ रही है बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इस तरह का जो वोल्टेज सोर्स है, एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जो साइनोसॉइडली टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इस सोर्स को हम लोग एसी वोल्टेज सोर्स बोल रहे हैं। दिस इज एसी वोल्टेज सोर्स। मतलब इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है लाइक बैटरी। इसका जो वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अच्छा, टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, मतलब कितना चेंज हो रहा है। तो एक रफ एग्जांपल देता हूँ कि जो हम लोगों के घरों में जो सप्लाई आ रही है वो तुम्हें मालूम होगा इट इज 220 वोल्ट्स, और देखा होगा, लिखा होगा उसके पास में लिखा रहता है 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज बेसिकली उसके ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम ये पता करना चाहें कि जो कॉइल रोटेट हो रही है वो किस फ्रीक्वेंसी पे रोटेट हो रही है, तो कॉइल का रोटेशन फ्रीक्वेंसी, रोटेशन स्पीड जो है वो 2 पाई एफ बनेगा। यानी जो भी, जहां भी वो पावर प्लांट में सप्लाई आ रही है, जहां से प्रोड्यूस हो रही है, वहां पे उस कॉइल का जो एंगुलर स्पीड है वो 100 पाई रेडियन पर सेकेंड है। थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फॉलो होती है, कहीं कहीं 60 हर्ट्ज भी है, 50 हर्ट्ज भी है। ठीक है, कहीं कहीं पे जो, अब ये जो टी 220 वोल्ट लिखा हुआ है ये वैल्यू है इसकी आरएमएस वैल्यू। अभी देखते हैं आरएमएस वैल्यू का क्या मतलब है। ये जो ई नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस ई नॉट इज कॉल्ड पीक वैल्यू। ठीक है। अच्छा, किसी भी फंक्शन का अगर हम एवरेज निकालते हैं, तो मैंने पहले भी कहीं आया था कि एवरेज का मतलब ये है कि उस फंक्शन का हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे एंड डिवाइडेड बाई वो विड्थ कर देंगे। अगर वो फंक्शन पीरियोडिक है तो हम उसको उसके पीरियड में ऐसा करेंगे। तो अगर इस केस में तुम एवरेज वैल्यू निकालोगे, इस ईएमएफ का एवरेज वैल्यू निकालोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो ये एवरेज वैल्यू जीरो निकल के आएगा। क्यों जीरो निकल के आएगा, तो क्लियर है कि जितना एक साइकिल में इसका पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया भी है, तो अल्टीमेटली टोटल एरिया इसका जीरो है।
तो इसलिए इसका एवरेज वैल्यू, एसी सोर्स का एवरेज वैल्यू 0 है। तो हम डिफाइन भी इस तरह से कर सकते हैं कि एसी सोर्स हम किसको बोल रहे हैं, तो ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका एवरेज वैल्यू इन इट्स पीरियड इज 0, इसके पीरियड में इसका एवरेज वैल्यू 0 हो। तो अब 0 तो डिफाइन कर नहीं सकते हैं, तो इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस कैसे निकालते हैं, तो किसी भी फंक्शन का आरएमएस निकालने का मतलब है रूट मीन स्क्वायर। तो हम पहले उस फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, यानी एफ एक्स का होल स्क्वायर करेंगे इंटू डी एक्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई उसका फिर हम निकालेंगे मीन, मीन यानी कि एवरेज। तो एवरेज निकालने का मतलब वही सेम तरीका है कि एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाई विड्थ, और फाइनली हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो अगर हम ये काम साइन थीटा के साथ करें, मतलब अगर हम कैलकुलेट करें साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स dx अपॉन इंटीग्रल dx, और इसको अगर हम लोग 0 से 2 पाई के लिए इंटीग्रेट करें, हालांकि साइन स्क्वायर कर देंगे तो उसका पीरियड पाई हो जाएगा, तो 0 से पाई भी कर सकते हो, एक ही वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू निकल के आती है 1/2। और अगर हम इसका रूट ले लेंगे, यानी कि जो साइन एक्स फंक्शन है इसका आरएमएस वैल्यू अगर हमसे कोई पूछेगा तो इसका आरएमएस वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, एंड इट इज सेम एज कॉस एक्स का भी आरएमएस वैल्यू यही है। तो जब हम लोग घरों में बोलते हैं 220 वोल्ट, तो वो 220 वोल्ट एक्चुअली पीक वैल्यू नहीं होती है, वो आरएमएस वैल्यू होती है। तो अगर हमें पीक वैल्यू पूछी जाए तो पीक वैल्यू निकाल सकते हैं, ई नॉट अपॉन √2 का वैल्यू 220 वोल्ट है, तो ई नॉट जो है वो 220 √2 के इक्वल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें इसमें यही समझना है कि व्हाट इज पीक वैल्यू, व्हाट इज एवरेज वैल्यू, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, ठीक है, एंड हाउ टू कैलकुलेट। आरएमएस का सिंपली सा मतलब है रूट मीन स्क्वायर, बोलते रूट मीन स्क्वायर है, और कैलकुलेट जो है वो रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, यानी कि पहले उस फंक्शन का स्क्वायर कर रहे हैं। तो इस फंक्शन का सबसे पहले स्क्वायर किया है, ध्यान से देखो, और फिर इसका एवरेज निकाला है। एवरेज निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज किया है जो ऊपर लिखा है, और फाइनली इसका स्क्वायर रूट ले लिया है, तो ये रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, इनका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो 1/√2 आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि मीन स्क्वायर वैल्यू, तो बताओगे कि मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा साइन एक्स का या फिर कॉस एक्स का। तो मीन स्क्वायर का मतलब है कि उसमें से रूट हटा दिया है, तो लास्ट में, इस लास्ट स्टेप में जो हम लोग रूट ले रहे हैं वो मत लो, तो ये मीन स्क्वायर वैल्यू कितना आ जाएगा, तो मीन स्क्वायर वैल्यू 1/2 आ जाएगा। तो ये कि फिलहाल इस चैप्टर में तुम ये छोटी सी बात ध्यान रखो, तो बार बार ये इंटीग्रेट नहीं करना है। कोई और फंक्शन है उसका आरएमएस निकालना है या मीन निकालना है तो तुम्हें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। एसी हम किसको बोल रहे हैं, एसी हम हर उस फंक्शन को बोल सकते हैं एसी जिसका एवरेज वैल्यू 0 है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एसी का मतलब वो साइन फंक्शन ही हो, वो कोई और फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लो, ध्यान से देखो, बताओ कोई डाउट है तो। साइन कॉस का एवरेज वैल्यू अगर बोला जाएगा तो 0 बनेगा, क्यों भाई, साइन एक्स एज वेल एज कॉस एक्स, इनका एवरेज वैल्यू 0 ही बनेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया है एक साइकिल में उतना ही निगेटिव एरिया है। कोई और फंक्शन अगर होगा तो हमें इनकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो कर ही लेते हैं एक दो प्रॉब्लम इस तरह के पहले, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। जैसे तो मैथमेटिकल फंक्शन एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी दिया हो सकता है या ग्राफिकली भी दिया होता है, ग्राफ बना होता है उसका। तो मान लेते हैं इस तरह से है ये, ये एक ट्रायंगुलर फंक्शन है, जैसे साइनोसॉइडल बोलते हैं वैसे ये हो गया ट्रायंगुलर फंक्शन। अगेन पीरियोडिक फंक्शन है, इसमें करंट का मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू आई नॉट है, और इसका पीरियड तुम ध्यान से देखो तो इसका पीरियड सपोज टी है, तो टी 2t 3t 4t। तो हमें इसमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में आई एवरेज, यानी इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू, एंड बी पार्ट में आई आरएमएस, यानी इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो देखो करो ट्राई।
पीरियोडिक फंक्शन का अगर एवरेज आरएमएस निकालना है तो इसका मतलब है कि एक पीरियड में निकालना है, जो वैल्यू एक पीरियड में होगी वही वैल्यू स्टेडी स्टेट में या फिर लॉन्ग टाइम में भी होगी। देखो अगर बिल्कुल बेसिक पॉइंट लगाएं, ठीक है, तो हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि पहले आई का फंक्शन लिख लो। तो अगर हम आई का फंक्शन लिखें, एक पीरियड में ही लिखते हैं, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई नॉट अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। क्यों भाई, ये मैंने टी लिखा है, टी बिटवीन 0 टू कैपिटल टी, मतलब एक पीरियड में ही वैल्यू लिखी है। और अगर हमें इसका एवरेज वैल्यू चाहिए, तो आई का एवरेज वैल्यू का मतलब है इंटीग्रल आई नॉट अपॉन कैपिटल टी इंटू टी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, और इंटीग्रेट करेंगे 0 से कैपिटल टी। तो ये कैलकुलेट किया तुमने तो ये आया आई नॉट बाई 2। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व अपॉन विड्थ ऑन एक्स एक्सिस। वैसे इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जो लिखा है वो एरिया अंडर द कर्व ही तो है। क्यों भाई, एरिया चैप्टर पढ़ लिया, पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा? तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब सीधा सीधा ये हुआ, ये वाला पोर्शन। तो अगर तुम ये एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो इससे भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो एरिया हो जाएगा आई नॉट इंटू टी बाई 2, और विड्थ ऑन एक्स एक्सिस मतलब टी, तो डायरेक्टली आई नॉट बाई। बट ये तभी काम करेगा जब एरिया डायरेक्ट दिख रहा हो। ट्राइंगल है तो दिख रहा है, ठीक है। बी पार्ट में अगर हमें आई आरएमएस चाहिए, तो पहले जो आई का फंक्शन लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू स्मॉल टी स्क्वायर डी टी एंड डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी। इंटीग्रेट अभी भी इसको 0 से कैपिटल टी करेंगे, और फाइनली हम इसका रूट लेंगे। तो ये वैल्यू आनी चाहिए आई नॉट अपॉन √3। आ रही है सभी की, बताओ? Yes. ठीक है, और देखो, सपोज आई गिवन है, आई इक्वल टू आई नॉट प्लस I1 cos ओमेगा टी, एंड क्वेश्चन है फाइंड, ए पार्ट में आई एवरेज एंड बी पार्ट में आई आरएमएस। निकालो। एक बात और कहीं लिख लेना छोटी सी, कि आरएमएस वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू। आरएमएस वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू। अच्छा, क्यों इफेक्टिव वैल्यू ये बाद में देखेंगे, फिलहाल ध्यान रखो आरएमएस इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू। तो बोलचाल की लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट किसी ने कुछ आंसर दे दिया तो उसका इन सब बातों का मतलब यही होगा दैट इट इज आरएमएस। निकालो ये नेक्स्ट वाला। आया कोई आंसर? देखो जैसे प्लस है ना, तो एक छोटा सा ऐसे प्रॉपर्टी बोल ही सकते हैं कि हम अगर एवरेज निकाल रहे हैं ना किसी फंक्शन का, तो एवरेज निकालने का मतलब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक तरह से बोल सकते हैं कि दो अलग अलग फंक्शन है। तो अगर हमें दोनों फंक्शन के सम का एवरेज निकालना है, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू एवरेज ऑफ फंक्शन 1 प्लस एवरेज ऑफ फंक्शन 2। क्योंकि तुमने पढ़ा होगा उसमें इंटीग्रेशन में कि अगर दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स और उसका कंबाइंड इंटीग्रेशन है, तो वी कैन इंटीग्रेट बोथ फंक्शन सेपरेटली, सिंपल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से लिख सकते हैं कि अगर हमें आई का एवरेज निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू आई नॉट का एवरेज प्लस I1 cos ओमेगा टी का एवरेज। ठीक है ना, ये बात आरएमएस में नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उसमें रूट लेते हैं ना, तो उसमें रूट भी शामिल हो जाता है, तो आरएमएस में नहीं बोल पाएंगे ये बात, बट एवरेज में ये बात बोल सकते हैं। तो आई नॉट तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का एवरेज वैल्यू आई नॉट ही रह जाएगा, और वो जो cos ओमेगा टी है, cos ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0 होने की वजह से वो 0 ही बन जाएगा। तो ए पार्ट का आंसर तो सीधे सीधे आई नॉट ही हो जाएगा। बोलो।
और बी पार्ट के लिए पहले एक काम करते हैं, इस फंक्शन का पहले स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आई नॉट स्क्वायर प्लस आई वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एंड प्लस 2 आई वन कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और अब हम आई स्क्वायर का एवरेज लेते हैं। आई स्क्वायर का एवरेज मतलब मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आई नॉट स्क्वायर का आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा आई वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हमें मालूम है, पीरियड में निकालेंगे तो 1/2 आएगा। ये सेकंड वाला पॉइंट हो जाएगा, सेकंड वाला फंक्शन हो जाएगा आई वन स्क्वायर बाई टू। और थर्ड वाले की एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि वो कॉस का लीनियर फंक्शन है। तो अगर हमें आई आर एम एस चाहिए तो इसी फंक्शन का हम रूट ले सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर है तो ये आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर प्लस आई वन स्क्वायर बाई टू का अंडर रूट। देख लो। यस सर। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि जाने माने फंक्शन थे इसलिए डायरेक्ट कर लिया, नहीं तो इंटीग्रेट भी करना पड़ सकता था। कुछ और फंक्शन होगा तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। साइन कॉस के फंक्शन है तो हो सकता है कुछ और तरीका लगा के हो जाए। ठीक है, तो अभी इसमें इतना ही रखते हैं। तो अभी हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट में बस इंट्रोडक्शन देखा है कि व्हाट इज 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, व्हाट इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, व्हाट इज पीक वैल्यू, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू एंड व्हाट इज एवरेज वैल्यू। ठीक है।